ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो नीडी क्लासेज में अभी हम लोग 67th बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स सीरीज चला रहे हैं और इसमें हमने लूसेंट से स्टार्ट किया है। तो लूसेंट सीरीज में हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है और अभी हम लोग आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री को कर रहे हैं। तो इस मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आज कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बंगाल के गवर्नर के बारे में देखेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो हैं 1757 से 1760 ईस्वी में और फिर पुनः 1765 से 1767 ईस्वी में। देखिए, जितने भी गवर्नर्स हैं, गवर्नर जनरल्स हैं, वाइसरॉय हैं, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, इनकी ईस्वी याद होनी चाहिए, ये लोग कब रहे और इनके शासन व्यवस्था में क्या क्या कार्य हुए ये याद होना चाहिए। और यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमेशा इससे 2, 3, 4, 5 प्रश्न भी होते हैं, 1-2 प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे किसी भी एग्जाम में। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव से शुरू होता है, जो कि आपका प्लासी के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव रहता है। तो 1757 से 1760 में और पुनः 5 साल बाद फिर ये 2 वर्ष के लिए 1765 से 1767 ईस्वी में रहता है। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन हो गए थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी केवल नवाब के हाथों में थी। तो सोचिए, रेवेन्यू कौन वसूल रहा है? ये कंपनी वसूल रही है। सैनिक किसके अंदर है? विदेशी मामले किसके अंदर है? कंपनी के अंदर है। लेकिन केवल शासन की जिम्मेवारी, मतलब नाम का शासन कहिए, नवाब के हाथों में था। ठीक है। तो इसके बाद इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765, जब बक्सर का युद्ध होता है और उसमें जब शाह आलम द्वितीय और ये शुजाउद्दौला और उसके ये मीर कासिम, ये तीनों की जो संयुक्त गठबंधन की जब हार हो जाती है, तो उसके बाद इनको एक संधि करना पड़ता है। और इसमें मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय है, उनको इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया जाता है। और इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक, माने पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल जाता है और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ जाती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान रख देते हैं। कौन? बंगाल के लिए रखते हैं ये मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए ये राजा सीताब राय को नियुक्त कर देता है। तो बिहार के लिए राजा सीताब राय को और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को। अन्य गवर्नर जो होते हैं कौन कौन है? तो देखिए 1760 से क्या देखें हम लोग, 1760 से लेके 65 का जो समय है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। 1757 से 1760 कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव। 65 से 67 तक रहता है कौन? फिर से रॉबर्ट क्लाइव। और अब फिर 67 से 69 तक बरेलास्ट रहता है। 69 से 72 3 साल तक कार्टियर रहता है और 72 से फिर वारेन हेस्टिंग्स आ जाता है। 1772 से 1774। तो देखिए 1772 से 1774 वारेन हेस्टिंग्स का काल रहता है। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। ठीक है। और उसको ज़्यादा शक्तियाँ हो जाती है और जो और दूसरे जो प्रोविंस हैं, ब्रिटिश के प्रोविंस हैं, जो प्रांत हैं, जैसे मद्रास के प्रांत हो गए, जो मुंबई के प्रांत हो गए, उनके गवर्नर अब किसको रिपोर्ट करने लगते हैं? तो बंगाल के गवर्नर को रिपोर्ट कर लेते हैं। बंगाल के गवर्नर के आधिपत्य में वो चले जाते हैं और उनकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। बंगाल के गवर्नर की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो 1772 से 74 जब काल है वारेन हेस्टिंग्स का, तो वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसा बंगाल का गवर्नर है जो पहला गवर्नर जनरल भी बन जाता है। तो प्रश्न आता है कि अंतिम गवर्नर कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो ये भी वारेन हेस्टिंग्स है। आइए आगे देखते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित कर दिया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। तो देखिए 1772 से 1774 तक तो वारेन हेस्टिंग्स हैं ही, और फिर 1774 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग्स रहता है। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्य कुशलता के कारण यह कासिम बाजार का पहले अध्यक्ष बनता है और फिर बंगाल का गवर्नर और कंपनी का फिर गवर्नर जनरल भी बन जाता है।
अब वारेन हेस्टिंग्स का जो दूसरा फेज है 1774 से 1785, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले 1772 से 1774 था, और फिर 1774 से 1785। तो इसने राजकीय कोषागार को, जो कि आपका नेशनल जो ट्रेजरी है, उसको मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लेके आ गया। ये 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना की। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि अदालतों की स्थापना करता है ये, फौजदारी और दीवानी अदालत के लिए अलग अलग अदालत स्थापना करता है। फौजदारी अदालतें जो हैं सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थीं, और नाजिम द्वारा नियुक्त जो दरोगा है वो अदालत की अध्यक्षता करता था, और दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। और मुफ्ती भी होता था, काजी भी होता था, क्योंकि भारतीय अदालत जो है वो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पे कार्य करती थी, तो इसलिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। किसकी सहायता के लिए? एक भारतीय अधिकारी की सहायता के लिए फौजदारी अदालत में। और कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। अब हर जिले में दीवानी और फौजदारी अदालत है, लेकिन कलकत्ता में एक सदर दीवानी और सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की जाती है। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगों की सलाह से न्याय करते थे। अब देखिए सदर दीवानी अदालत में कौन है, तो एक कलकत्ता काउंसिल है वहाँ, और वो कलकत्ता काउंसिल का जो सभापति होते हैं और उसी काउंसिल के जो 2 सदस्य होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मुख्य कानूनगों की सहायता से या सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। तो अलग अलग देखिए, फौजदारी के लिए अलग है, दीवानी के लिए अलग है। दीवानी में काउंसिल के जो सभापति हैं और सदस्य जो है न्याय कर रहे हैं, और फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सहायता से न्याय करते थे। तो जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालत, जो कि कलकत्ता में थी, वहाँ भेजे जाते थे। तो मतलब सदर अदालत और दीवानी और फौजदारी अदालत की स्थापना कौन करता है आपका, तो उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1784 से 1785 के फेज में ऐसा हम लोग देखते हैं। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली जो कि को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दे दिया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, और तो 1772 में वो क्या करते हैं कि द्वैत प्रणाली जो कि डुअल सिस्टम है उसको समाप्त करने की घोषणा करते हैं, और कहते हैं कि कंपनी जो है अब पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभाले। और वारेन हेस्टिंग्स जो है वो दोनों उप दीवान जो कि मोहम्मद रजा खान तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया गया। ठीक है, अब हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। ठीक है, 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर फिर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो ये हुआ ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। ठीक है, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, मनुस्मृति जिसमें आपका चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन है, उसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया जाता है और उसका नाम रहता है ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। और इसने तो किसके शासनकाल में होता है ये, तो ये सब होता है आपके वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया जाता है वारेन हेस्टिंग्स के काल में। और इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन जो हैं वो बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करते हैं। विलियम विल्किंस है, जो चार्ल्स विलियम विल्किंस हैं, वो 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो भगवत गीता का भी अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया जाता है चार्ल्स विल्किंस के द्वारा 1785 में। और इसी के समय में सर विलियम जोन्स जो हैं वो 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। और 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम जो किनकी रचना है, ये कालिदास की रचना है, तो उसके नाटक का भी अंग्रेजी में अनुवाद यही करते हैं सर विलियम जोन्स। तो ये एक एक पॉइंट जो है प्रश्न बन के आ सकते हैं आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है।
1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने की। तो 1804 और 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन या ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की जो वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। तो मुगल साम्राज्य के जो भी आपके ये रहते थे, सम्राट रहते थे, उनको 26 लाख रुपया मिलता था वार्षिक पेंशन के रूप में। ठीक है, उसको ये बंद करवा देता है वारेन हेस्टिंग्स। और इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र, अब प्रश्न पूछता है कि भारत का पहला समाचार पत्र क्या था, तो उसका नाम था द बंगाल गजेट और उसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। कब किया था? 1780 में। तो ये सब जो है वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में होता है। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक ही था। नाम था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक ही था। और कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। तो हर जो भी सदर न्यायालय हैं आपके या जिला न्यायालय है, दीवानी फौजदारी, वहाँ हिंदू और मुस्लिम कानून लागू होते थे अलग अलग, लेकिन ये जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ अंग्रेजी कानून चलता था। और इसका मुख्य न्यायाधीश जो थे पहले, वो कौन से थे? एलिजा इम्पे थे, जिन्हें 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स जो है, वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर इसी न्यायालय से फांसी की सजा इनको दिलवा दी थी। अब प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कौन कौन एंग्लो मैसूर युद्ध हम लोग देख चुके हैं, फिर एंग्लो सिख युद्ध देख चुके हैं, अब हम लोग एंग्लो मराठा युद्ध भी देख लेते हैं। तो एंग्लो मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 ईस्वी में, एवं द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 में होता है, ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े जाते हैं। तो देखिए, पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के समय ही ये लड़े जाते हैं। ठीक है, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के बाद क्या होता है? सलवाई की संधि होती है 1782 में, और द्वितीय मैंगलोर युद्ध होता है एंग्लो मैसूर, तो मैंगलोर की संधि 1784 में। अब आप को क्या पता है कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद किसकी संधि होती है? मद्रास की संधि। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद किसकी संधि होती है? मैंगलोर की संधि। और तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो होता है 1790 से 1792 में, तो इसके बाद किसकी संधि होती है? रंगपट्टनम की संधि हो जाती है। और 1799 में जो कि चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, तो उसमें तो मृत्यु ही हो जाती है टीपू सुल्तान की। तो अब पिट्स इंडिया एक्ट जो है, अब देखिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में। अब देखिए नाम से ही पता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है? तो कंपनी जब देखती है, काफ़ी शिकायतें मिलती हैं कंपनी को, कि कंपनी ब्रिटिश सरकार को कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनके विरुद्ध शिकायतें मिलती हैं कि वो लोग अपने पर्सनल ट्रेड के लिए कार्य कर रहे हैं, मतलब अपना पर्सनल व्यापार कर रहे हैं, और जो भी उनको जैसे कंपनियों को जो कुछ भी बंगाल के नवाब द्वारा जो कुछ भी परमिशन दिया गया है व्यापार करने का, उसका वो लोग स्वयं फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए फिर कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी को अब रेगुलेट किया जाए। ब्रिटिश सरकार यह डिसाइड करती है कि कंपनी को रेगुलेट किया जाए, और इसीलिए 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में अब कहा जाता है, बहुत सारे उपबंध हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट के, और इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है, उसके बाद कंपनी को जो पहले डुअल शासन है, जो द्वैत शासन है, उसको ख़त्म करके कंपनी के संरक्षण में सब कुछ दे दिया जाता है पूरा। जैसे पहले कंपनी के शासन में जैसे राजस्व वसूलना था, लेकिन बंगाल के नवाब जो है वो उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन रहता है, लेकिन अब सब कुछ जो है वो कंपनी ही संभालती है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसकी देखभाल करते हैं। फिर 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और वो वारेन हेस्टिंग्स के समय ही आता है। अब इसके क्या क्या भाग हैं वो आइए हम लोग देखते हैं। तो उन्हीं के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना होती है। किसके काल में? आपके वारेन हेस्टिंग्स के काल में। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। ठीक है, और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा बल्लभ था। तो भारतीय अधिकारी जो था उसका नाम होता था राय रायन। ठीक है, ये पद जो था वो उसका नाम राय रायन की था, और यह पद को प्राप्त करने वाला कौन सा पहला भारतीय था? तो वह दुर्लभ राय का पुत्र राजा राज बल्लभ था।
पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। तो प्रश्न आता है कि कौन ऐसा मतलब गवर्नर जनरल है जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया, तो वो है वारेन हेस्टिंग्स। परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी जो कि मुख्य सरिस्तादार कहलाता था उसकी नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगों को कागजों की देखभाल करना था। और इस पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी हुई? जेम्स ग्रांट की हुई। तो पद का नाम था क्या? मुख्य सरिस्तादार, और इसका कार्य होता था सभी जितने भी कानूनगो हैं उनके कागजों की देखभाल करना होता था। और इस पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी होती है? जेम्स ग्रांट की होती है। अब रिंग फेंस पॉलिसी जो है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, वो वारेन हेस्टिंग्स से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से ही संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे सर जॉन मैकफर्सन के बारे में, 1785 से लेकर 1786। क्या नाम है इनका? सर जॉन मैकफर्सन। अब इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसे क्या नियुक्त किया गया था? अस्थायी गवर्नर जनरल। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में तो 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी। अब देखिए हम लोग जब स्टार्ट से देखते जा रहे हैं, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो 1757 से 1760 हमने किसको देखा? रॉबर्ट क्लाइव को देखा। 60 से 65 में उल्लेख नहीं है। फिर 1765 से 67, 1767 से 69 और फिर 1769 से 74 इनका उल्लेख है। तो सबसे पहले 57 से 60 में कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, आपके रॉबर्ट क्लाइव हम लोग देख भी चुके हैं। और फिर 60 से 65 तक में कौन है? इसका उल्लेख नहीं है। 65 से 67 में फिर से रॉबर्ट क्लाइव आ जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग ने पढ़ के देख लिया था कि बंगाल के गवर्नर 57 से 60 और फिर 65 से 67। ठीक है, और उसके बाद जो है 67 से 69 तक बड़े लास्ट आते हैं, 2 साल तक रहते हैं। जैसे 2 साल फिर रॉबर्ट क्लाइव रहता है तो 2 साल बड़े लास्ट। और फिर कार्टियर, तो आप याद कर लीजिए मतलब ब से बड़े लास्ट बक और फिर कार्टियर। ठीक है, और जब बरेलास्ट और कार्टियर, तो आप लोग को रेगुलेटिंग एक्ट तो याद ही होगा 1773। और आपको पता ही होगा कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। और ये भी आप लोगों को याद ही रहता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। तो आप लोग को खुद याद हो जाएगा कि ब से बरेलास्ट और क से कार्टियर बक के बाद वारेन हेस्टिंग्स आएगा ही आएगा। तो 1772 से 1774 कौन आएगा? वारेन हेस्टिंग्स आ जाएगा। और वारेन हेस्टिंग्स जो है पहला पड़ाव उसका है 1772 से 1774, लेकिन फिर 1774 से 1785 दूसरा फेज में वारेन हेस्टिंग्स साहब भी रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें जो मैं आप लोग को यहाँ बता रहा था, तो 57 से 60 कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, 60 से 65 का उल्लेख नहीं है। 1765 से 67 में फिर से रॉबर्ट क्लाइव। 1767 से 69 में बरे लास्ट। और 1769 से फिर 1772, 3 साल तक। अब ये तो 2 साल हैं, उसके बाद ये 69 से 72, 3 साल तक कौन आता है? कार्टियर। तो मैंने बक आप लोगों को ट्रिक बताया था, बरेलास्ट और कार्टियर। जब कार्टियर आ जाते हैं तो 72 के बाद 74 तक तो यही रहेगा वारेन हेस्टिंग्स, पहला गवर्नर जनरल भी है रेगुलेटिंग। और फिर 1774 से 1785 दूसरा फेज वारेन हेस्टिंग्स का, पहला फेज दूसरा फेज। तो 1785 तक यहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। और उसके बाद अब हम लोग 1785 तक तो पहुंच ही गए। उसके बाद 85 के बाद हम लोग ने किसको देखा? मैकफर्सन साहब को देखा 1 साल तक, 1785 से 1786। और ये अस्थायी गवर्नर जनरल कहलाते हैं। और उसके बाद फिर आ जाते हैं कौन? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस साहब आ जाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और ये कब तक रहते हैं? 1786 से 1793। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि हर 20 साल में आने वाला था, हर 20 साल के बाद नया रेगुलेटिंग एक्ट आता। तो 73 में पहला आता है, फिर 1793 में आता है। तो देखिए दूसरा कॉर्नवालिस के समय में आता है। पहला जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय आता है, तो दूसरा कॉर्नवालिस के समय में आता है। तो अब हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जो है वो कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। ठीक है, इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी जो अदालतों हैं को समाप्त कर उसके स्तर पर
4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। तो हर जिले में दीवानी और फौजदारी अदालत कौन बनाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स बनाता है। लेकिन मैकफर्सन जब ये कार्नवालिस जब आता है तो ये क्या करता है कि हर जिले में जो फौजदारी अदालत है, दीवानी अदालत को रहने देता है, लेकिन जो भी फौजदारी अदालत है उसको समाप्त कर देता है और उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त करता है। कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण कराया। कब? 1793 में। और इसी में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। अब जो आप कार्नवालिस कोड देखेंगे उसमें क्या है कि उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग शक्तियां दे दी गई हैं। जैसे पहले कलेक्टर है, सारे अधिकार कलेक्टर के हाथ में है, तो अब अधिकार जो हैं वो बंटने लगे हैं उसमें कार्नवालिस कोड में। 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। वही मैं बता रहा हूँ कि अब कलेक्टर को पहले न्यायिक शक्तियाँ भी थी, लेकिन अब न्यायिक शक्तियाँ कलेक्टर से हटा दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया। अब वो केवल रेवेन्यू ऑफिसर बन गया, मतलब अब केवल वो टैक्स कलेक्ट करता था, नाम से ही है कलेक्टर। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। पहले जो पुलिसिंग का काम था वो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी जमींदार होते थे उनके हाथ में रहता था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग जो थे जमींदार के हाथ में था, उसको हटा दिया गया और पुलिस कर्मचारियों के हाथ में इसको भी दे दिया गया। और पुलिस कर्मचारियों के हाथ में अब वेतन में जो है वृद्धि भी किया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मैंने पहले भी बताया है कि कंपनी के व्यापारी व्यक्तिगत व्यापार करते थे, तो उन पे भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। अब दरोगा हर पुलिस थाना में हो गया, हर जिला में पुलिस थाना हो गया और उसका इंचार्ज कौन होता था? दरोगा होता था। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार और प्रशासनिक सेवा में मुंसीफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। माने सबसे ऊंचा पद कौन सा होता था प्रशासनिक सेवा में भारतीयों के लिए? डिप्टी कलेक्टर का। कलेक्टर का पोस्ट जो है नहीं मिलता था। इसने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त, अब कौन है अस्थाई बंदोबस्त? तो ये आपके कार्नवालिस साहब हैं। उसकी पद तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति ये लागू करते हैं और इसके तहत क्या होता है, जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% जो कि 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग अपने पास रखना था। तो देखिए अब इसके तहत होता क्या था कि इसके तहत जो भी जमींदार हैं वो क्या करते थे, लगान वसूल करके आते थे किसी भूमि से और उस लगान को 11 भाग में अगर बांट दिया जाए तो उसका 1/11 भाग अपने पास, अब बाकी 10/11 भाग जो है वो कंपनी को दे देते थे, उनको देना होता था। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? प्रश्न आता है कि जॉन सोर ने बनाई थी। तो योजना बनाई थी जॉन सोर ने, लेकिन लागू किसने किया था अस्थाई बंदोबस्त की? वो कार्नवालिस साहब ने। और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गया है। तो कहाँ कहाँ किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो कि बंगाल का ही क्षेत्र था और बनारस का भी क्षेत्र था और मद्रास का, दक्षिण में मद्रास का जो उत्तरी जिला था वहाँ इसको लागू किया गया। इसमें जमींदार जो है भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। तो इसमें जमींदार का क्या अधिकार था कि भू राजस्व की दर जो है वो जमींदार तय कर सकते थे। अब भू राजस्व वसूलने के लिए अन्य 2 व्यवस्थाएं आई, वो रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था कहलाई, वही थी। अब हम लोग पढ़ेंगे रैयतवारी व्यवस्था के बारे में। तो रैयतवारी व्यवस्था क्या है? तो रैयतवारी व्यवस्था ये है कि किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवारी कहा गया। अब डायरेक्ट कंपनी जो है वो किसानों के साथ समझौता कर रही है और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। तो प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा भूमि किस व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत 51%। 1792 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। किसके द्वारा? कर्नल रीड द्वारा। कहाँ? 12 महल जिले में। कब? 1792 में। ठीक है। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो आता है कि थॉमस मुनरो जो है का नाम हमेशा, जब भी रैयतवारी व्यवस्था आएगा तो मुनरो का नाम आएगा। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में भी लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था पूरे दक्कन और अन्य क्षेत्रों में, पूरे दक्षिण तक फैल गया। ये 1800 तो मद्रास में फैला, 20 में, 25 में बंबई में और 1858 में पूरे दक्षिण में।
अब इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी देखते हैं हम लोग। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग जो कि जमींदार जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। हर 30 वर्षों के बाद लगान जो है उसका समीक्षा किया जाता था, अगर बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बढ़ाया जाता था। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का आधा भाग देना पड़ता था। यही इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट था क्योंकि इसमें दर बहुत ज़्यादा है, लगान का दर बहुत ज़्यादा था और वो धन के रूप में देना होता था। अब हम लोग महलवारी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे जो कि तीसरी व्यवस्था थी। तो महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। तो इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया। जैसा रैयतवारी में होता था वैसा नहीं हुआ इसमें, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया, अब कोई भी गांव का मुखिया है या जागीर का मुखिया है जिसको लंबरदार भी कहा जाता था, उसको राजस्व वसूली का आधार बनाया। तो 1922 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ हुई। प्रश्न आता है कब हुई? 1922 में हुई। देखिए कितने बाद होता है ये। यह व्यवस्था गंगा की घाटी आधुनिक पश्चिम, देखिए गंगा का जो क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर जो प्रदेश है जो कि बिहार से सटा हुआ है और बिहार के जो अपोजिट साइड में है, बिहार से तो सटा आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में ये लागू की गई। और इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता मैकेंजी को कहा जाता है, हॉल्ट मैकेंजी हुए। और 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। ठीक है, तो यह व्यवस्था 1822 होना चाहिए, यहाँ मिसप्रिंट लग रहा है, 1922 नहीं होना चाहिए। 1833 ईस्वी में ये मार्टिन बर्ड तथा जेम्स थॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था, बाद में इसे घटाकर उत्पादन का आधा भाग कर दिया गया। तो देखिए इसमें लगान 66% देना होता था, बाद में इसको घटाकर आधा कर दिया गया। अब भू राजस्व संग्रह करने की विधियां क्या है? तो क्षेत्रफल, देखिए 19% पे जमींदारी, 51% पे रैयतवारी, सबसे ज़्यादा भूमियों पर पूरे भारतवर्ष में कौन सा? रैयतवारी। 30% पे महलवारी, 19% पे जमींदारी। पक्ष देख लेते हैं, तो यहाँ जमींदार, यहाँ किसान, यहाँ मुखिया या लंबरदार या महाल के जो सरदार होते थे वो लोग। अब योजनाकार कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं या जॉन सोर हैं, थॉमस मुनरो और रीड हैं, होल्ट मैकेंजी महलवारी के हैं। ठीक है, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक, जिसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज अगर प्रश्न आता है, नागरिक सेवा का जनक कौन है? कॉर्नवालिस है। ठीक है, तो यहाँ तक अब हम कॉर्नवालिस तक 1793 तक पहुँच गए अब हम लोग। ठीक है, मैकफर्सन 1 साल तक रहते हैं, बहुत कम दिनों तक। कब कब रहते हैं? 85 से 86 और 86 से 93 तक कब रहते हैं? कौन? कॉर्नवालिस। अब हम लोग 93 के बाद पहुंच जाते हैं। तो आप लोग फिर से अगर एक बार रिवाइज करना चाहेंगे क्या? तो अगर रिवाइज करना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि 1700 पहले स्टार्ट जो होगा वो 57 से 60 होगा, 60 से 65 खाली रहेगा, 65 से 67, फिर 67 से 69, 69 से 72 3 साल, फिर 72 से 74 पहला फेज और 74 से 85 दूसरा फेज। तो फेज किसका है आपका? 72 से 74 पहले हमारे कौन से गवर्नर जनरल बन जाते हैं? तो क्या नाम है उनका? 1772 से 74 और 74 से 75। सोचिए, पहले मैं बताता हूँ 57 से 60 में। तो 57 से 60 आपका कौन से होते हैं? आपके रॉबर्ट क्लाइव साहब होते हैं। फिर 65 से 67 जो होते हैं वो भी रॉबर्ट क्लाइव साहब होते हैं। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक एक बताया था, बक करके, कार्टियर और ब से क्या नाम था? वो 67 से 69 तक हैं। कार्टियर साहब 69 से 72 तक हैं। ठीक है, और 72 से 74 तक और 74 से 75 कौन सा किसका फेज आता है? तो वारेन हेस्टिंग्स साहब का आता है। ठीक है, तो आपका ये यहाँ तक हम लोग पहुँच गए 85 तक। 85 से 86 तक कौन है? आपका मैकफर्सन है। और 86 से 93 कौन आ जाता है? आपका कॉर्नवालिस आ जाते हैं। फिर 93 से 98 जो शुरू होता है ये आपका जॉन सोर साहब का शुरू होता है। तो आइए जॉन सोर साहब के बारे में अब देखते हैं। सर जॉन सोर जो है 1793 से 98 और अहस्तक्षेप की नीति, ठीक है, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस का नीति जो है ये जॉन सोर 1793 से 1798 तक। अब लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 1798 से
1805, ठीक है। और फिर एक बार 1805 वेलेस्ली के बाद फिर कॉर्नवालिस आएगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसने सहायक संधि जो कि सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, बता चुका हूं मैं। अब सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन थे, तो देखिए हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1802 और बरार और भोसले जो हैं, देखिए पेशवा भी कौन है, ये मराठाज हैं, भोसले भी मराठा हैं, तो ये दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 में। फिर अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। तो पूछता है प्रश्न कि सबसे पहले सहायक संधि करने वाले कौन सा राज्य है, तो हैदराबाद है 1798 में। पूछ देगा अवध कब किया, तो 1801 में। तो ये आपको टेबल पूरा याद होना चाहिए, ये एज ए टेबल आप बना के उसको याद करेंगे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि कभी स्वीकार नहीं की। अब होलकर भी थे, पेशवा भी थे, सिंधिया थे और भोसले, ये चारों मराठाज थे। तो ये इसमें से होलकर जो थे ये कभी इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। टीपू सुल्तान जो है चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1799 में मारा गया, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और इसीलिए और वो जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। तो फोर्ट विलियम में कॉलेज की स्थापना हो जाती है 1800 में, किसके लिए, तो नागरिक सेवा में जितने भी भर्ती किए गए युवक हैं, अब अंग्रेजी युवक हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाता है भारतीय भाषाओं की शिक्षा के लिए। और ये 1854 तक ऐसा चलता है। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण लेने की व्यवस्था की गई। तो इंग्लैंड के हेलेबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज था और भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज था। तो वहां से शिक्षा लेने के बाद भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी। तो यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था, ठीक है। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो आपका फिर 1805 में आता है। आप अभी हम लोग वेलेस्ली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वेलेस्ली को ही स्वयं को क्या कहा करता था, बंगाल का शेर कहा करता था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1805 ईस्वी में इसका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। तो फिर बीच में एक थोड़े समय के लिए आता है कॉर्नवालिस, तो उसको हम लोग नहीं। अब प्रश्न आता है कि बंगाल का शेर किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है बंगाल का शेर। अभी हमने देखा है, अभी किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बंगाल का शेर किसको कहा जाएगा, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वेलेस्ली साहब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड जो है ये कॉर्नवालिस के बारे में। 1805 में फिर से आ जाते हैं, किसके इनके बाद अब सर जॉर्ज बार्लो आएंगे 5 से 7 तक, ठीक है। तो 1806 ईस्वी में वेल्लोर में जो सब सिपाही विद्रोह होता है वो इन्हीं के समय की घटना है, बार्लो साहब की समय की घटना 5 से 7। फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम आ जाते हैं 1807 से 1813। मैं जो जो बता रहा हूँ एक एक बार आप लोग टेबल बनाते जाइए। जैसे रॉबर्ट क्लाइव से मैंने बताना शुरू किया, उसके बाद 60 से 65 नहीं, 65 से 67, 67 से 69 था, फिर बक उसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, और उसके बाद 69 से फिर 72 3 साल के लिए आएंगे, फिर 72 से 74 पहला फेज और 74 से 85 दूसरा फेज। उसी समय रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वारेन हेस्टिंग साहब का रहेगा। फिर मैकफर्सन साहब आएंगे, अस्थाई हैं 85 से 86, फिर 86 से 93। अब उसमें अस्थाई बंदोबस्त तो कौन आ जाएगा, कॉर्नवालिस साहब 93 तक। उसके बाद कौन आएगा, तो उसके बाद जो आ रहे हैं उनके नाम हम लोग देखते जा रहे हैं। वेलेस्ली साहब आ रहे हैं, ठीक है, स्वयं को बंगाल का शेर कहते हैं। फिर उसके बाद कॉर्नवालिस जो है कुछ दिन के लिए आते हैं, और फिर सर जॉर्ज बार्लो आ जाते हैं 1805 से 1807 में। फिर मिंटो प्रथम आते हैं। तो इनके काल में रंजीत सिंह अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। अब रंजीत सिंह आपके 1839 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और 1809 में अमृतसर की संधि किसके बीच होती है, तो 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। कौन मध्यस्थता करता है, तो चार्ल्स मेटकाल्फे मध्यस्थता मीडिएटर होते हैं, और लॉर्ड मिंटो प्रथम उस समय गवर्नर जनरल होते हैं। 1807 से लेके 1813 का जो समय होता है, और इसी के समय में चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट मैं बता चुका हूँ,
20-20 साल बाद आता है पहला चार्टर एक्ट 1773 में आया, दूसरा 1793, तीसरा फिर 1813। आप जोड़ लीजिए, 20-20 साल का आपको गैप मिलेगा। तो प्रश्न आता है कि चार्टर एक्ट 1813, तो आप लोग खुद सोच लेंगे कि मिंटो प्रथम साहब के समय में आया, और इसी के समय में अमृतसर की संधि भी होती है। किसके किसके बीच में? रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। और कौन करता है मध्यस्थता? तो मध्यस्थता करते हैं चार्ल्स मेटकाल्फे। अब हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक। इसी के समय में एंग्लो नेपाल युद्ध। अब देखिए नेपाल के साथ भी युद्ध होता है 1814 से 16 में। तो ज़्यादातर जो भी आप युद्ध देखेंगे वो 2 साल तक चलते हैं। अगर आप लोग युद्ध का क्रोनोलॉजी देखें तो ज़्यादातर जो मराठाओं का युद्ध देख लें या जो भी युद्ध देखें 2 साल तक ज़्यादातर युद्ध है। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच में एक संधि हो जाती है जिसको सगोली की संधि कहते हैं, और उसी के द्वारा एंग्लो नेपाल युद्ध का अंत हो गया। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया था। किसके समय में? हेस्टिंग्स के समय में। अब पिंडारी क्या थे? तो ऐसे पिंडारी ऐसे डकैत थे जो जंगल में घूमते रहते थे और मराठाओं के सैनिक के रूप में ये कार्य करते थे। ठीक है, यही कारण है कि पिंडारियों के कारण भी एक एंग्लो मराठा युद्ध हुआ है। ठीक है, कौन सा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ है पिंडारियों के कारण? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पिंडारियों के प्रमुख जो नेता थे वे वासिल मुहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। अब इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। ठीक है, और इसी के समय में 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट जो है, जिसको काश्तकारी अधिनियम भी कहते हैं, वो लागू किया गया। ठीक है, अब इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट आ जाएंगे 1823 से 1828 ईस्वी में। तो इसके समय में प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ। कब कब? 1824 से 26। देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2-2 साल का युद्ध होता है। जब तो देखिए, जैसे एंग्लो नेपाल 1814 से 16 देखिए, और फिर एंग्लो बर्मा भी सगोली की संधि से ये खत्म होता है। फिर एंग्लो बर्मा भी युद्ध 24 से 26 लड़ा गया। 26 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडाबू की संधि हो जाती है। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। कौन है? लॉर्ड एमहर्स्ट। फिर अब आ जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट है ये, 1828 से लेके 1835। अब देखिए 1813 है, अब 20 साल बाद 1833 आ जाएगा, और जब 33 आएगा तो फिर एक कौन सा आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। ठीक है, हर 20 साल पे आता है। तो उसको जो 33 वाला आया उसको चार्टर एक्ट कहा गया। ठीक है, चार्टर एक्ट कहा गया। और 33 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का था, जिसके अंदर में है ये मद्रास के गवर्नर और ये बम्बई के गवर्नर थे, अब उस गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल भारत का कहा जाने लगा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इस समय टाइम पीरियड किसका है? 1828 से 1835। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1828 से 1833 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, लेकिन जैसा ही कागज पर चार्टर एक्ट 33 बनकर आता है, ये विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ भारत कहे जाने लगते हैं, भारत का गवर्नर। तो प्रश्न आता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था, और इसी के समय में 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक ही। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? बेंटिक नहीं किया था। कब? 1829 में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न पूछता है कि
ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो किसने किया था? बेंटिक ने किया था। किसकी सहायता से? कर्नल स्लीमैन की सहायता से। ठग जो थे वो देवी काली की पूजा किया करते थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ देता है। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है, तो इसी समय मैकाले रिपोर्ट आता है और मैकाले रिपोर्ट में क्या रहता है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। और मैकाले द्वारा जो मैकाले मिनट आता है उसमें भी कानून पर का वर्गीकरण भी किया जाता है। ठीक है, जो आपका आईपीसी कोडिफिकेशन करके आईपीसी सीआरपीसी जो है वो इसी के समय में आता है। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्यकचेर को हड़प लिया। तो बेंटिक क्या है? 1831 में मैसूर को हड़पता है और 1834 में कुर्ग एवं मध्यकचेर को हड़प लेता है। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद क्या था? सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। और इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि शिशु बालिका की हत्या पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो ये कौन है? आपका विलियम बेंटिक है। अब बेंटिक जब जाते हैं तो उसके बाद मेटकाफे आते हैं 1835 से 1836 ईस्वी में। और कम ही दिन का इनका कार्यकाल है, लेकिन 1 वर्ष के कार्यकाल में ये प्रेस पर से नियंत्रण हटा देते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उनके बाद फिर 1836 से 1842 ईस्वी में कौन आता है? लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है क्या है? प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध। अब देखिए ये 3 साल चलता है, 39 से 42। तो पूछता है कि प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध किसके समय में होता है? तो ये होता है लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का जो मरम्मत करवा दिया। ठीक है, और इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान कर दी। अब इसके बाद 1842 से 1844 ईस्वी में कौन आ जाते हैं? लॉर्ड एलेनबेरो। तो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध यहाँ समाप्त हो जाता है। 39 में शुरू हुआ, 42 में खत्म हो जाता है इनके समय में। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन क्या है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन भी एलेनबेरो के समय में ही होता है, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। पूछता है कि दास प्रथा किसके समय में खत्म होता है? तो ये एलेनबेरो के समय में होता है। रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी 1843 ईस्वी में एलेनबेरो के समय में ही होती है। उसके बाद आते हैं 4 वर्ष तक रहते हैं लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी में। इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। अब एंग्लो सिख युद्ध मैं बता चुका हूं, 1839 में मर जाते हैं। उसके ठीक कितने साल बाद? 6 साल बाद क्या होता है? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1 साल तक चलता है और 10 साल बाद 1849 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध होता है। यह मैं पहले बता चुका हूं। तो ये हार्डिंग के समय में होता है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, और इसमें अंग्रेज जो है विजयी होते हैं। और इन्हीं के समय में नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाता है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो एक एक पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। मैं आपको चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लग रहा होगा आपको। आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 49 तक होता है तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो जाता है। कब? 29 मार्च 1849 को। और दिलीप सिंह को भेज देते हैं पेंशन देकर, ये लोग इंग्लैंड भेज देते हैं। और जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो है वो महारानी विक्टोरिया को यहीं भेज दिया जाता है। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। पहला जो है रामनगर का युद्ध जो था 16 नवंबर 1848 को। हम लोग 2 युद्ध पढ़ चुके थे, एक चिलियावाला का युद्ध और एक गुजरात का युद्ध। एक और युद्ध था रामनगर का युद्ध जो कि 16 नवंबर 1848 ईस्वी में हुआ। यह अनिर्णित रहा, इसका कोई निर्णय नहीं आया। दूसरा चिलियावाला का युद्ध हुआ 13 जनवरी 1849 ईस्वी में, यह भी अनिर्णित रहा। लेकिन तीसरा युद्ध जो गुजरात के चिनाब नदी के किनारे हुआ 12 मार्च 1849 ईस्वी में, इसमें सिख बुरी तरह पराजित हो गए। और इस प्रकार से तो इस प्रकार से जो पंजाब का जो क्षेत्र है, जो उस क्षेत्र को किसमें मिला लिया जाता है? सिख के प्रदेश को
किसमें मिला लिया जाता है? ब्रिटिश शासन में विलय हो जाता है। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध जो है, और तो हम लोग प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध पढ़ चुके हैं 1824 से लेकर 1826 तक। ऐसे ही पहला बंगाल युद्ध, ये एंग्लो नेपाल वार क्या था 1814 से 16 तक। देखिए कैसे रिलेट करते हैं, 14 से 16, 24 से 26, 2 साल तक 14 से 16। पहला एंग्लो नेपाल युद्ध, सुगौली की संधि 18 से 24 से 26। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध यांडाबो की संधि। और देखिए द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध जो होता है और कब होता है, ये डलहौजी के समय में ही होता है। और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा का जो क्षेत्र है और जो पीगू का क्षेत्र है उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। तो यहाँ संधि नहीं होती है, मिला ही लिया जाता है। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था इनाम कमीशन का? भूमिकर रहित जागीरों का पता करना। ऐसे जागीर जहां कोई भूमिकर है मतलब, और उन्हें भी छीनना था। ठीक है, तो ऐसे जागीर जहां कोई कर नहीं लगता है उनका पता किया जाए, जहां टैक्स न लगता है उनको पता करो और उनको छीन लो। क्यों? ताकि किसी दूसरे को देकर फिर टैक्स बढ़ाया जाए, यह उद्देश्य था। तो डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के लिए यही है, कहीं भी अगर व्यापक सिद्धांत आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो ये जरूर याद किए जाते हैं। और इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में कौन कौन राज्य विलय किए गए थे देखते हैं। सर्वप्रथम सतारा को 1848 ईस्वी में। प्रश्न पूछता है पहले किसको? तो सतारा को। वैसे ही अगर पूछेगा आपको कि ये सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि में सबसे पहले तो हैदराबाद को जैसे, वैसे ही सतारा को सबसे पहले व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत। फिर जैतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में। बघाट हिमाचल प्रदेश 50 में। उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में। झांसी 1853 ईस्वी में। नागपुर सबसे अंत में जो है विलप कर लिया गया। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सादत खां था, पढ़ चुके हैं हम लोग। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। किसने किया? डलहौजी ने किया। तो जो तोपखाना था उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था और वहां से मेरठ इसने स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय इसने शिमला में स्थापित कर दिया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड्स डिस्पैच, अब देखिए जो वुड्स डिस्पैच है, जो वुड्स कमीशन आता है वो 1854 ईस्वी में आता है, इसी के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। तो उसका जो कमीशन का रिपोर्ट आता है उसको ये लागू करता है। और इसके अनुसार क्या है कि हर जिले में एक एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, मतलब एक ऐसा स्कूल रहेगा जिसमें इंग्लिश भी मीडियम पढ़ाया जाएगा और वहां का लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसको एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल कहा गया। प्रमुख नगरों में, जो भी प्रमुख नगर थे वहां सरकारी कॉलेज बनाए जाएंगे। और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी, कौन कौन? कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके शासनकाल में तीनों प्रेसिडेंसियों में कॉलेज स्थापित किए गए, विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो ये लॉर्ड कैनिंग का समय है। 1856 के बाद फिर कैनिंग आ जाते हैं। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और इसी के समय में भारत में पहली बार जो रेलवे है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। तो आप लोग अगर डलहौजी का टाइमलाइन देखें, डलहौजी का समय काल देखें तो बहुत सारे काम में हुए। तो डलहौजी के समय में रेलवे आता है, पोस्ट ऑफिस आ जाता है, तार आ जाता है भारत में, तो बहुत सारे PWD डिपार्टमेंट आता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसको कहते हैं, लोक सेवा विभाग आ जाता है। तो बहुत सारे काम जो होते हैं वो डलहौजी के शासनकाल में होते हैं। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। और इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच क्या हुआ? पहली बार बिजली से संचालित
तार सेवा शुरू की गई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। तो जब फिर 33 में एक चार्टर एक्ट आता है, फिर 20 साल बाद 1853 में चार्टर एक्ट आता है। तो देखिए चार्टर एक्ट में क्या था, पहले क्या हुआ करता था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ऑफिसर्स हुआ करते थे जो भारत में आते थे कंपनी के अधीन, तो वो लोग अपने लोगों को नियुक्त कर देते थे और यही होता आ रहा था। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में ऐसा आया कि नहीं, अब प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार जो है कंपनी के डायरेक्टर्स के पास नहीं रहेगा और यह अधिकार जो है समाप्त कर एक प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन का आयोजन की व्यवस्था की गई और इसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। ठीक है, तो इसमें सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई, अब ये भारत में आयोजन भी इसका नहीं होता था, आयोजन तो होने लगा 1853 से अधिकारियों के लिए अब कंपटीशन आ गया, नियुक्ति खत्म, लेकिन इस परीक्षा का आयोजन भारत में होगा ही नहीं। आपको अगर परीक्षा देना है 18 से 23 वर्ष के जो भी विद्यार्थी हैं तो वो जाएं, इंग्लैंड में जाएं और वहां परीक्षा दें, अगर उत्तीर्ण होते हैं। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद जो भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। ठीक है, तो 1922 में किया जाने लगा इंडिया में भी। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। इसके बाद से कैनिंग आएंगे और कैनिंग जो आएंगे 1856 में, तो वो अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं भारत के और पहले वाइसरॉय भी हैं, क्योंकि 57 के बाद जो एक्ट आता है 1858 का, उसमें अब गवर्नर को जनरल को वाइसरॉय कहे जाने लगता है। तो यहाँ से जो है हमारा वाइसरॉय शुरू हो जाएगा और इसीलिए अब हम वाइसरॉय जो लॉर्ड कैनिंग से अगले वीडियो में शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ तक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो हो गया है। तो अभी आप क्या करें कि जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं सारे पॉइंट्स को आप लोग बार बार रिवाइज करें, वीडियो को अच्छे से देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि एक एक फैक्ट को एक दूसरे से रिलेट करके आपको याद ही करा दूं इस वीडियो के माध्यम से ही। तो आप लोग वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है ये नीडी क्लासेज पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कीमती कॉमेंट, आप लोग कॉमेंट नहीं दे रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने में आपको बस 1 सेकेंड का समय लगेगा, लाइक करने में 1 सेकंड का समय लगेगा। तो उतना समय निकाल कर आप हमारे लिए कर दें, हमारा काफी प्रोत्साहन होगा और फिर हम बहुत और अच्छे से आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। तो फिर अगले वीडियो में लॉर्ड कैनिंग से हम लोग यही लूसेंट सीरीज के मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए